अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले डाल दिया था और क्लास 10th के बाद आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कमेंट बॉक्स में किस तरह क्लास 12th का भी मॉडल पेपर पेश किया जाए, तो आज आपके लिए क्लास 12th का पेपर लेकर आए हैं। आपको पता ही है कि आपका ईयरली जो एग्ज़ाम होता है उसका जो मॉडल पेपर से काफ़ी सारे उससे सवाल आते हैं, काफ़ी रिलेटेबल सवाल आते हैं, उससे काफ़ी मिलते जुलते सवाल आते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मॉडल पेपर को अच्छी तरह समझें कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है। लेकिन आपके लिए दुश्वारी ये है, आपके लिए परेशानी ये है कि आपको सिर्फ सवाल दिए जाते हैं, उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। तो शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर की आपको दी गई है, लेकिन अफसोस की बात है कि आंसर की में भी काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर गलत दिए गए हैं। तो आज हम उनको करेक्ट भी करेंगे और साथ में यही कोशिश करेंगे कि उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर आपको बताए जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर वीडियो में टाइप फॉर्मेट में से बना दिए हैं, जैसे मैंने 10th क्लास में बनाए थे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर यहीं लिखे हुए हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव हटाकर सीधे चलते हैं पेपर की जानिब और शुरू करते हैं आज का पेपर। सबसे पहले पेपर में क्या है, एक पैसेज है, तो आइए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मंदरजा झील गैर दर्शी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 1 से 5 तक के जवाब दिए गए मुतबादिल अल्फाज से मुंतखब करके दीजिए। MCQ जो सवाल हैं ABCD वाले 4 में से जो एक जवाब चुनना है, उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद उनके जवाब देने होंगे। पैसेज क्या है देखिए। मज़मून एक गैर अफसानवी नसरी सिन्फ है। इस सिन्फ में किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है। इसमें ख्यालात का तसलसल ज़रूरी है। इस सिन्फ का आगाज़ 19वीं सदी के वसत से हुआ। सर सैयद और उनके मुआसरीन ने समाजी इस्लाह के लिए एक वसीले के तौर पर मज़मून लिखे। अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे। अखबार नवीसी के मैदान में भी मज़मून निगारी का फ़न मुस्तकिल तरक्की कर रहा है। ये था आपका पैसेज। अब आपको पता है पैसेज किससे रिलेटेड है बच्चों, ये पैसेज रिलेटेबल है मज़मून लफ्ज़ से। किससे है, मज़मून। तो आपके जो भी जवाब होंगे सब मज़मून जैसे ही होंगे, यानी सबके जवाब में मज़मून ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए पहले मैं सवाल यहीं से पढ़ देता हूँ। सवाल नंबर 1, मज़मून नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? अफसानवी, मसनवी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपकी जो आंसर की है बच्चों, जो आपको झारखंड बोर्ड ने आंसर की प्रोवाइड की है, उसमें इसका आंसर बताया गया है बी मसनवी, जो कि क्या है बच्चों, गलत है। क्या है, आप पैसेज पढ़ें, पैसेज क्या लिखा है, मज़मून एक गैर अफसानवी नसरी सिन्फ है। गैर अफसानवी भी नहीं है, मसनवी भी नहीं है और दोनों तो हो ही नहीं सकती। ये गैर अफसानवी सिन्फ है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, डी इसका सही आंसर होगा। आपका पहला आंसर ही आपकी की में क्या है, गलत है। सवाल नंबर 2, किस सिन्फ में किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है? दास्तान, मसनवी, मजमून या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है आपका पैसेज किससे रिगार्डिंग है, मजमून से। सही जवाब क्या होगा, सी मजमून। सवाल नंबर 3, सिन्फ मजमून का आगाज़ किस सदी से हुआ? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? कौन सदी से हुआ दोस्तों, 19वीं सदी से इसका हुआ है। आंसर क्या है, सी। सवाल नंबर 4, मंदरजा झील में से किसने तारीख़ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे? मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, हाली या अब्दुल हलीम शरर? सही जवाब क्या है बच्चों, डी। सवाल नंबर 5, अखबार नवीसी के मैदान में भी किस सिन्फ का फ़न मुस्तकिल तरक्की कर रहा है? वो क्या है दोस्तों, मज़मून निगारी। बी, क्या है, बी। अगला सवाल देखिए, मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, एक एक ऑप्शन बताने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ शायर का जमा बताइए। शायर का जमा क्या होता है बच्चों, बी क्या होता है, शुअरा। क्या होता है, शुअरा, बी। सवाल नंबर 7, लफ्ज़ ऐश का मुतरादिफ मंदरजा झील में से क्या होगा? ऐश का मुतरादिफ होता है आराम। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड। आपने सुना होगा ऐश और आराम से घूम रहे हैं, ऐश और आराम एक ही वर्ड होता है। सवाल नंबर 8,
मंदरजा झील में से कौन सी कहावत नहीं है? दिल बाग बाग होना, ये कहावत नहीं है दोस्तों, ये क्या है? मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा। बाग बाग होना, दिल गार्डन गार्डन हो जाना, ये क्या है? एक तरह का मुहावरा है। अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो कि सर एग्जाम में सवाल आ जाए तो क्या करना, बहुत सीधा फंडा है, जिस लफ्ज़ के आखिर में ना आ जाए, क्या आ जाए? जिस लफ्ज़ के आखिर में क्या आ जाए? ना आ जाए, वो क्या है? मुहावरा है। जिनके आखिर में ना नहीं आए वो सब क्या है? कहावत है। एक अप्रोक्सीमेटली इस चीज़ को ऐसे ही माना जाता है, आप इस चीज़ को ऐसे ही याद रख सकते हैं। बाग बाग, दिल बाग बाग होना, जिसके आखिर में ना आ जाए वो क्या होगा? और कुछ मुहावरा याद नहीं आ रहा एकदम से। चलिए अगले सवाल देखिए। आगे इस सवाल के लिए फिर एक पैसेज पढ़ना है। पैसेज क्या है देखिए। पैसेज क्या है? मंदरजा झील नसरी इक़्तिबास को पढ़कर 9 से 12 तक के जवाब आपको देने हैं। क्या है पैसेज? सबकी मारे खौफ के घुटी घुटी सी चीख निकल गई, उनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब तक सख्ते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी? एक पल, एक सदी या फिर एक युग? उसका उनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ, जब तक कि उन्होंने होरी की गुस्से में से कांपती हुई आवाज़, ये गलत हो गया, आवाज़ की जब आवाज़ हो गया, आवाज़ ना सुनी, उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास ना हुआ। अब आते हैं सवालों पर। सवाल नंबर 9, मंदरजा बाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? ये है बच्चों बिजू का। किससे लिया गया है? बिजू का। आपको होरी नाम सुनते ही याद हो जाना चाहिए कि होरी किस में था? बिजू का में था। सवाल नंबर 10, इस इक़्तिबास के अफसाना निगार कौन है? ये भी आपको याद होगा। इसके अफसाना निगार कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11, किसके होंठों पर सफ़ेद पपड़ी सी जम गई? गोरी के या होरी के? सही जवाब क्या है बच्चों? होरी के। किसके होगी? होरी के। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12, उन्हें अपनी किसका एहसास नहीं हुआ? किसका एहसास नहीं हुआ? ज़िंदगी का। किसका नहीं हुआ? ज़िंदगी का। पैसेज की लास्ट वाली लाइन है, आप ऊपर जाकर वापस देख लीजिएगा। सवाल नंबर 13, गालिब ने नसर निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया? तुर्की, उर्दू, अरबी या फ़ारसी? गालिब बाद में उर्दू में लिखने लगे थे। गालिब सबसे पहले फ़ारसी में लिखा करते थे। किससे लिखा करते थे? फ़ारसी से। सही जवाब क्या है बच्चों? इसका ए। इसका क्या है? राइट आंसर है फ़ारसी। सवाल नंबर 14, आपके निज़ाम में शामिल तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन हैं? उमराव जान अदा का मुसन्निफ़ कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम। कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम। इन्होंने तनकीदी जायज़ा लिया है। इन्होंने उमराव जान अदा नावल नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ इसका तनकीदी जायज़ा लिया है, जो कि आपके सबक में निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 15, उमाकांत किस अफसाने का किरदार है? ये है बच्चों लम्हे। अफसाने का क्या है? किरदार है उमाकांत। इसी लम्हे में एक किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सुल्ताना। कौन है? सुल्ताना छोटी बच्ची का नाम होता है, एक लेडी होती है, बस में चढ़ती है, बहुत खूबसूरत कहानी है, आपको वो पढ़ा चुका हूँ। सवाल नंबर 16, अख्तरुल ईमान की आप बीती किस उन्वान से आपके निसाब में शामिल है? अख्तरुल ईमान की आप बीती वाला चैप्टर कौन सा है? इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में 20 का क्या है? राइट आंसर है। सवाल नंबर 17, ख्वाजा हसन निज़ामी ने मंदरजा झील में से किसका हुलिया अपने मजमून में पेश किया है? सही जवाब क्या है? मच्छर। डी। क्या है? मच्छर इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 18, गुलिस्तान अदब में मंदरजा झील में से कौन एक अफसाना शामिल नहीं है? सुकून की नींद शामिल है, बिजू का शामिल है, फोटोग्राफर कुरातुल हैदर का शामिल है, बिजू का सुरेंद्र प्रकाश का भी शामिल है, हाजी अकबर ये नहीं है। ये क्या है? इसका आंसर है हाजी अकबर आपके निसाब में नहीं है। सवाल नंबर 19, मंदरजा झील नस्र निगारों में कौन तंज़ो मिज़ाह का नस्र निगार है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, इनमें से सभी? इसका जवाब क्या है बच्चों? सभी। ये सभी कौन है? तंज़ो मिज़ाह निगार हैं सारे, और बहुत ही शानदार तंज़ो मिज़ाह लोगों ने लिखा है। मंदरजा झील दरसी शहरी इक़्तिबास को गौर से पढ़कर सवाल नंबर 20 से 23 तक के जवाब दें। क्या है? विदाए रोज़ रोशन है गजर शाम गरीबां का। विदाए रोज़ रोशन है गजर शाम गरीबां का, चरागाहों से पलटते काफ़िले वो बेज़बानों के,
ये का नहीं था, के थे, ये गलत टाइपिंग है बोर्ड वालों की। चरागाहों से पलटते काफिले वो बेज़बानों के, कदम घर की तरफ किस शौक में उठता है दहका का, ये वीराना है मैं हूँ और तायर आशियानों के। अब ये पढ़ना है। अब क्या करना है, पढ़ने के बाद इसके जवाब भी देने हैं। आइए सवाल के जवाब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 20, ये किस नज़्म से माखूज है। जो पैसेज आपको दिया गया है किससे है बच्चों, आपने पढ़ लिया होगा, गौरे गरीबा का, गौरे गरीबा का। सवाल नंबर 21, मंदरजा बाला अशार के नज़्म निगार कौन है। सही जवाब क्या है, नज़्म तबा तबाई, नज़्म तबा तबाई का नाम ही है ये। सवाल नंबर 22, नज़्म गौरे गिरेबा में, गौरे गरीबा में शामिल शायर ने कितने मिसरों वाला बंद का इस्तेमाल किया है। सही जवाब क्या है, 4-4 लाइनों का इस्तेमाल किया है। सवाल नंबर 23, दहका के मानी क्या होते हैं। दहका का मतलब होता है किसान, क्या होता है, किसान। उर्दू में गज़ल किस ज़बान के अदब से आई है। उर्दू में गज़ल कहाँ से आई है, फ़ारसी से। कहाँ से आई है, फ़ारसी से। पहले अरबी में लिखी जाती थी, अरबी से ये फ़ारसी में गई, फ़ारसी से फिर उर्दू में आई है, ठीक है। सवाल नंबर 25, अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए। आप बता दीजिए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली अस्पताल में पैदा हुए, नहीं, अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। सही जवाब क्या है इसका, ए, क्या है, ए। सवाल नंबर 26, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। ये बहरहाल है, हर हाल नहीं हो, गलत लिखा हुआ इसमें। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आई की सहर भी होगी। मंदरजा वाला अशार के शायर कौन है। इनकी शायर है बच्चों जज़्बी। इनका पूरा नाम है मुईन अहसन जज़्बी। इस चैप्टर को पढ़ाया गया है, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये सारे चैप्टर आपको बहुत ही खुलूस अंदाज से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करके समझाए गए हैं। सवाल नंबर 27, ख़याबान उर्दू में मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नावल शामिल है। वो नावल कौन सा है, बेवा। कौन सा है, बेवा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, NCERT ने इस बार चैप्टर रिड्यूस कर दिए हैं और बेवा नावल भी उसमें से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। पर नहीं जानता कि झारखंड बोर्ड ने किस अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाया है। वो सारे चैप्टर जो लम्हे चैप्टर भी आपके हटा दिया गया है, पर पता नहीं उससे सवाल क्यों बनाए हैं, खुदा बेहतर जाने, या आपके झारखंड बोर्ड वाले। चलिए, मेरा काम है पेपर एक्सप्लेन करना, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल नंबर 28, इनमें से कौन नावल बेवा का किरदार नहीं है। अमृत राय, धनपत राय, दाननाथ या प्रेमा। ये सारे ही किरदार थे, सिर्फ कौन नहीं था, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का ही नाम है बचपन का और ये इसमें किरदार नहीं होता है। सवाल नंबर 29, आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक अदब के किस नस्ली सिन्फ से है। आगा हशर काश्मीरी पहचाने जाते हैं ड्रामा निगार की हैसियत से। किससे पहचाने जाते हैं, ड्रामा निगार की हैसियत से। सवाल नंबर 30, मंदरजा झेल में से कौन सी कहानी ख़याबान उर्दू में शामिल है। क्लर्क की मौत, जन्मदिन, जलती झाड़ी या इनमें से सभी। ये सभी आपके सिलेबस में शामिल है। ये ख़याबान उर्दू में तीनों ही कहानियाँ हैं। क्लर्क की मौत चेखव की है, जन्मदिन है, जलती झाड़ी है वैकुम मोहम्मद बशीर की। ये सभी आपके सिलेबस में शामिल हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, डी। क्या होगा, डी। अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अलिफ की। आपको 3 सेक्शन में बांटा गया है। हिस्सा अलिफ, जिसको मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी नाम दिया है, और इसको हिस्सा अलिफ, बे और जीम करके इसको बनाया गया है। हिस्सा अलिफ में जो सवाल हैं, 2-2 नंबर के सवाल हैं, 6 सवाल के जवाब देने हैं, टोटल आपको 12 नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात। मंदरजा झेल 8 सवालों में से किसी 6 के जवाब देने हैं। 8 के 8 जवाब नहीं देने हैं आपको, 8 में से किसी 6 के जवाब देने हैं, जो कि शुरू कहाँ से होते हैं बच्चों, 31 से। कहाँ से, 31, 32, 33, 34, 35, उसके बाद 36, 37 और 38 भी गलती से इसमें चला गया, जो कि ये क्वेश्चन 38वां हिस्सा बै का नहीं, हिस्सा अलिफ का ही है, ठीक है। ये गलती से नीचे आ गया, जो कि ऊपर वाले का क्वेश्चन है 38 तक। तो 31 से 38 तक के जो सवाल हैं हिस्सा अलिफ के हैं, 2-2 नंबर के सवाल हैं, 8 सवाल हैं, आपको 6 के जवाब देने हैं। आप सवाल तो लिखे हैं, मैंने इन सवालों को रीराइट किया है, वापस टाइप कर दिया है और आपके लिए आसानी कर दी है। चलिए अब मैं जाते हैं मेन फाइल में। तो यहाँ से ग्रुप ए के सवाल पढ़ते हैं, हाथों हाथ जवाब आपको पढ़ के सुना देते हैं। सवाल नंबर 31, खोजी की पसंद की चीज़ें क्या हैं। जवाब, खोजी की पसंदीदा चीज़ें अफ्यून और गन्ना है। उसे क्या पसंद है, अफ्यून और गन्ना पसंद है। सवाल नंबर 32, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। जवाब, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़, बाकायदा आगाज़
अप्रैल 1936 की कॉन्फ्रेंस से हुआ है। सवाल नंबर 33, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? जवाब कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ सितारों से आगे है। सवाल नंबर 34, इकबाल मजीद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब है सुकून की नींद। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, अगर आपने सुना होगा तो आपको पक्का मजा आया होगा उसको पढ़कर। सवाल नंबर 35, गज़ल के लग़वी मानी क्या होते हैं? जवाब, गज़ल के लग़वी मानी होते हैं, ये लग़वी है, लग़वी नहीं है, सॉरी। गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करने या औरतों की बातें करने के हैं, क्योंकि गज़ल में रिवायती तौर पर वारदात इश्क की मुख्तलिफ़ कैफियत का बयान होता है, इसलिए इस सिन्फ़ शेर का नाम ये पड़ा। इसको क्या नाम दे दिया गया? गज़ल। और गज़ल का मतलब क्या होता है? औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। सवाल नंबर 36, हाली कब पैदा हुए? जवाब, हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली 1 जनवरी 1837 पानीपत में पैदा हुए। सवाल नंबर 37, इकबाल की नज़्म का उन्वान क्या है जो गुलिस्तान अदब में शामिल है? इकबाल की नज़्म कौन सी आपके सिलेबस में? उस नज़्म का नाम है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। सवाल नंबर 38, लफ्ज़ मोहब्बत की ज़िद क्या है? जवाब, लफ्ज़ मोहब्बत की ज़िद नफ़रत है। क्या है? नफ़रत। गलत टाइपिंग हो गया शायद। मोहब्बत की ज़िद क्या है? नफ़रत। क्या है? नफ़रत। अब ये है 38। अब आप कहोगे सर आपने तो 38 के 8 का 8 जवाब दे दिए, तो महापुरुष हो, मैं 8 दे सकता हूँ क्योंकि मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आपको 8 में से कोई 6 करने हैं जो भी आपको आसान लगते हो, जो भी आपको एग्जाम में आते हो। अब बात करते हैं बच्चों ग्रुप बी को लेकर, एक बार वहीं पे पेपर में चलते हैं वापस। ये है आपका ग्रुप बी। यहाँ पर 39 से आपका सवाल स्टार्ट है। आपको क्या करना है? कितने सवाल हैं? मंदरजा 8 सवालों में से 6 के जवाब देने। वापस हर एक सवाल के 3-3 नंबर मिलेंगे, 6 सवालों के टोटल 18 नंबर होंगे। और आपको कितने सवाल दिए गए हैं? 8 सवाल। 39, 40, 41, 42, 43 से लेकर 46 तक जो सवाल दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आपको 6 सवाल करने हैं, सारे के सारे नहीं करने हैं। चलिए वापस चलते हैं मैन फाइल पर। 39 से शुरू करते हैं, सेक्शन बी। सवाल नंबर 39, गुलिस्तान अदब में शामिल किसी 3 अफसानों और उनके मुसन्निफ के नाम बताइए। एक अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर का फोटोग्राफर, सुरेंद्र प्रकाश का है बिजू का, इकबाल मजीद का है सुकून की नींद। इसमें आप लम्हे भी लिख सकते थे और भी नाम ऐड कर सकते थे, लेकिन आपको 3 के ही नाम यहाँ पर देने हैं। सवाल नंबर 40, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है? जवाब, दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की मुराद गदर यानी 1857 की बगावत के बाद दहली के हालात हैं। गदर से कबल दहली शहर में अदब परवरी का दौरा था, मगर गदर के वाक़ये से दहली का माहौल यकसर बदल गया। पुराने मामलात मेल मिलाप का माहौल ना रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद जब दहली के हालात दोबारा से मामूल पर आने लगे, मेल मिलाप बढ़ने लगा और ख़त व किताबत होने लगी, तो गालिब ने इन हालात को दूसरा जन्म करार दिया। गालिब ने क्या कहा कि जैसे हमको दूसरा जन्म मिला है। सवाल नंबर 41, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? ये सियाह नहीं बच्चों, सयाह यानी पर्यटक। एक सियाह होता है, सियाह नहीं होता काला। तो क्यों आते थे? जवाब देखिए, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में अक्सर नौजवान जोड़े माह असल मनाने आते थे। माह असल यानी हनीमून मनाने आते थे। कोई मुसाफिर दौरान मुसाफत यहाँ ठहरता था। अक्सर कोई मुसव्विर या कलाकार लोग जो तन्हाई के मतलाशी होते थे वो यहाँ आते थे। सवाल नंबर 42, आरजू लखनवी की गज़ल का मतला का शेर लिखें। आरजू लखनवी की जो गज़ल है उसका पहला शेर लिखना है। पहला शेर क्या है? जवाब देखिए, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। बहुत खूबसूरत गज़ल है। सवाल नंबर 43, इकबाल की उर्दू शायरी के किसी 3 मजमुओं के नाम लिखें। आप चाहें तो सिर्फ नाम लिख सकते हैं, बांगे दुर्रा, बाले जिब्राइल और ज़रबे कलीम। 3 नाम भी लिख सकते हैं, पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए एक बार अगर 3 नंबर चाहिए तो। बांगे दुर्रा का मतलब है घंटी की आवाज़। इस मजमुए के शायर के शायरी गोया सोई हुई कौम को जगाने के लिए घंटी की आवाज़ का काम देती है। दूसरा मजमुए का नाम है बाले जिब्राइल, इसका मतलब है जिब्राइल के पर। इस मजमुए की शायरी इंसान को आसमानों की बुलंदियों तक उड़ान सिखाती है, जिस तरह जिब्राइल अपने परों के ज़रिए बुलंदियों में
उड़ता है। तीसरा मजमूआ है बच्चों ज़रब कलीम, का मतलब है मूसा की ज़रब। इस मजमूए की शायरी एक ज़रब का काम देती है। बिलखुसूस इस मजमूए की शायरी मगरबी तहजीब के लिए वाकई मूसा की ज़रब है। ज़रब कहते हैं छड़ी को, लाठी को। सवाल नंबर 44, अली सरदार जाफरी की तवील नज़्म वक्त का तराना का कोई बंद लिखें। वक्त का तराना जो नज़्म है उसका कोई भी एक बंद लिखना है जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको याद हो। तो मैंने इसका फर्स्ट लिख दिया है, तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती है नारों से, साजो आहंग आबशार हैं और। ये था इसका बंद पहला। सवाल नंबर 45, खयाबान उर्दू में शामिल कहानियाँ कौन कौन सी है। खयाबान उर्दू में 3 कहानियाँ शामिल हैं, क्लर्क की मौत, जन्मदिन और जलती झाड़ी। इसलिए आपको क्या करना है, हर बुक के इंडेक्स को भी ढंग से पढ़ना है, कोई सा भी सवाल कहीं से भी आ सकता है। सवाल नंबर 46, मंदरजा झेल अल्फाज के जमा बनाइए। सुल्तान, मस्जिद और अमीर। सुल्तान की जमा होती है सलातीन, सुल्तानों नहीं होती। मस्जिद की होती है मसाजिद, अमीर की होती उमरा, अमीर की होती है उमरा। ये हमजा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगाएंगे तो भी चलेगा, दोनों ही राइट है, आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं सवाल नंबर 47 आपके सेक्शन सी, आखिरी सेक्शन पर। देखिए वापस पेपर पर आते हैं। सेक्शन सी में आपको कम से कम 100 लफ्ज़ों का जवाब देना है, मिनिमम 1 पेज तो भरना ही है। कितने सवाल करने हैं, मंदरजा झेल 6 सवालों में से किसी 4 का जवाब देना है। एक सवाल के 5 नंबर मिलने वाले हैं और करने आपको सिर्फ 4 हैं। मतलब 47 से लेकर आपको 52 तक जो सवाल दिए गए हैं उनमें से कोई भी आपको 4 सवाल करने हैं, सारे के सारे नहीं करने हैं। एक सवाल के 5 नंबर मिलेंगे, टोटल आपको 5 चौक 20 नंबर टोटल आपको मिलने वाले हैं। अब चलते हैं वापस सवाल की जानिब। सवाल नंबर 47, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। यानी उमराव जान अदा जो चैप्टर था आपको उसका खुलासा लिखना है, यूँ समझ लीजिए, घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। जवाब क्या लिखेंगे, उमराव जान अदा खुर्शीदुल इस्लाम का तनक़ीदी मजमून है जिसमें मिर्ज़ा हादी रसवा के मशहूर ज़माने नावल उमराव जान अदा के मौजू, किरदारों और प्लाट वगैरह को ज़ेर बहस लाया गया है। खुर्शीदुल इस्लाम के नज़दीक उमराव जान अदा नावल में अहम किरदार की हैसियत रखती है, मगर उसके लिए लाजिम नहीं है कि वही नावल का मौजू है, क्योंकि एक नावल की कदर व कीमत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके मौजू को दरियाफ्त किया जाए, जिसके लिए नावल निगार को वो तमाम इम्कानात बरूए कार लाने होते हैं जिसके ज़रिए किरदारों और वाक़यात की साख्त पर दाख्त को होता हुआ देखा जा सके। नावल में रुसवा ने इब्तिदा में ही उमराव जान का तारुफ कुछ इस तरह कराया है कि वो तवायफ़ थी, मगर उसके रहन सहन का तरीक़ा दीगर रंडियों से अलग था। जिस कमरे में वो रिहाइश पजीर थी वहाँ किसी की आमद व रफ्त ना थी। दरवाज़े पर भी दिन रात पर्दे रहते थे। मिर्ज़ा ने मुशायरे की महफिल जमाई। उमराव जान उस मुशायरे में आती है तो अपनी गज़ल पेश करती है, जिससे उसकी शायरी के ज़ौक़ और अदब से दिलचस्पी का अंदाज़ा होता है। नावल के किस्से का असल आगाज़ उमराव की कहानी से होता है कि वो फैज़ाबाद में शहर के किनारे एक मोहल्ले में रहती है जहाँ उसका पुख्ता मकान है, पुख्ता नहीं पक्का। आसपास कुछ कच्चे झोंपड़े भी थे। उसके अब्बा बहू बेगम के मकबरे पर नौकर थे, मगर दिलावर जो उमराव जान अदा के मकान से थोड़ा दूर मुकीम था, उसका डकैतों से मिलना जुलना था और वो उमराव के अब्बा से सख्त दुश्मनी रखता था। इन इक़्तिबासात से उमराव के किरदार के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें मालूम हो जाती हैं कि किस तरह के माहौल में वो पैदा हुई और किस तरह के माहौल में पली बड़ी, बल्कि उन भूल भुलैयों का भी अंदाज़ा हो जाता है जिनसे उससे गुज़रना पड़ा। गोया तमहीद में नावल निगार ने उमराव की ज़िंदगी का कोई राज बाकी नहीं रहने दिया। 1/4 किस्सा गुज़रने के बाद नावल की कहानी जुस्त लगाकर फैज़ाबाद जा निकलती है, जहाँ अब उमराव मौजूद है। वो अपने वतन में है मगर सब के लिए बेगानी है। ये था उमराव जान अदा का खुलासा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 48 की। अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी का जायज़ा मुख्तसरन लीजिए। जवाब क्या लिखेंगे, देखिए। अल्लामा इकबाल का शुमार बेहतरीन शौरा में होता है। आप एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर
1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जिनको सब मियाँ जी कहते थे, और वालिदा माजिदा का नाम अम्मा बीबी था, जिनको सबसे बीजी कहा करते थे। अल्लामा इकबाल के 2 भाई और 4 बहनें थीं। इकबाल की इब्तदाई तालीम मौलवी मीर हसन के मदरसे से हुई। उसके बाद स्कॉच मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक 1893 ईस्वी में इम्तियाजी हैसियत से पास किया। 1895 ईस्वी में इकबाल ने इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और 1899 में फ़लसफ़ा में एमए किया। कुछ अरसे तक नेशनल कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीस का काम किया। फिर आला तालीम के लिए विलायत चले गए, यानी विदेश चले गए। इंग्लिस्तान से ब्राइट लॉ और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए बरसग़ीर के मुसलमानों में हिब्बुल वतनी का कौमी जज्बा किया। सारे जहाँ से अच्छा आज भी हिंदुस्तानियों का पसंदीदा तराना है, जिसे वो बड़े जोश व खरोश से गाते और गुनगुनाते हैं। इकबाल की तसानीफ़ में इसरार व रमूज़, पैगाम मशरिक़, ज़बूर अजम, बाग दुर्रा, ज़रब कलीम, बाल जिब्राइल शामिल हैं। उन्होंने मुल्क की सियासी जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए लंदन गए। अल्लामा इकबाल हर ख़ास व आम में मकबूल और हर दिल अज़ीज़ थे। हिंदुस्तान में आपकी शायरी को इंतहाई क़द्र और एहतराम से देखा जाता है, और ये हमारे निसाब में भी शामिल है। शाहीन इकबाल का पसंदीदा परिंदा है, और उन्होंने उसे अपनी शायरी में मुतअद्दिद मकामात पर अलामत के तौर पर इसे इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी शायरी में जज्बा खुदी का पैगाम दिया। आपने अपनी ज़िंदगी बहुत सादा तरीके से बसर की। खाने पीने और दीगर अशिया में उनके रवादार न थे। आपका कलाम का मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हुआ। प्रोफेसर निकलसन ने इसरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ। इकबाल के इंतकाल से बरसग़ीर में मातमी माहौल पैदा हो गया। हर शख्स अफसरदा था, और वो इकबाल को अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश कर रहा था। हिंदुस्तान में जगन्नाथ आज़ाद का नाम माहिर इकबालियात के तौर पर जाना जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे अदीब हैं जिन्होंने इकबाल की शायरी पर भरपूर रोशनी डाली है। आप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर आपका कलाम आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। बात करते हैं सवाल नंबर 49 की। सवाल नंबर 49, ख़याबान उर्दू में शामिल कहानी क्लर्क की मौत का खुलासा लिखें। ठीक है, एंटोन चेखव की जो कहानी है उसका क्या करना है, खुलासा लिखना है। देखिए जवाब, चेखव का अफसाना क्लर्क की मौत रूसी से उर्दू में तर्जुमा की गई कहानी है। ये कहानी एक गरीब क्लर्क चिरियाकूफ, इसको चिरैयाकूफ भी कहते हैं लोग, ठीक है। अब ये असल वर्ड क्या है ये तो रूसी कहानी में ही लिखा है। गरीब क्लर्क चिरैयाकूफ और एक जनरल बरीजालूफ के गर्द घूमती है। चिरैयाकूफ का छींकने का अंदाज़ कैसा अजीब है। एक थिएटर में ड्रामा देखने के दौरान जब चिरैयाकूफ को छींक आती है तो वो बिना इर्द गिर्द देखे बेकाबू होकर छींक लेता है, मगर बाद में उसे अंदाज़ा होता है कि उसकी छींक की सूरत में उसकी थूक उसके बराबर में बैठे जनरल बरीजालूफ के ऊपर गिर जाती है। चिरैयाकूफ बेहद शर्मिंदा होता है, और ये जानते हुए भी कि ये उसके महकमे का अफसर नहीं है, वो बार बार माफ़ी तलब करता है। जनरल उसके इस अमल से उकताहट का शिकार होने लग जाता है। चिरैयाकूफ को अपनी नादानिस्ता हरकत पर इतनी शर्मिंदगी होती है कि दूसरे दिन वो जनरल के दफ्तर उससे माफ़ी तलब करने पहुंच जाता है। यहाँ भी जनरल उससे इंतहाई अजीब सलूक रवा रखता है और कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। चिरैयाकूफ को जनरल की ये बात भी बहुत दर्द देती है। वो उससे दोबारा माफ़ी मांगने की कोशिश करता है तो जनरल उसको बुरी तरह झड़क देता है। जनरल का ये रवैया चिरैयाकूफ को अंदर तक हिला देता है, और यही दिल आज़ारी उसकी मौत का सबब बन जाती है। और यही आपकी कहानी है क्लर्क की मौत।
बड़ी अजीब सी कहानी है, मुझे तो कोई इंटरेस्टिंग लगी नहीं, पर फिर भी आपको पढ़ाना मेरा काम है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी। सवाल नंबर 50, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले किसी 5 शायरों के नाम लिखिए। मैंने सिर्फ शायरों के नाम लिखे हैं, इनकी डिटेलेशन मैंने यहाँ नहीं दी है। दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शुअरा में शेख ग़ुलाम अली हमदानी मसहफ़ी, दूसरे सैयद इंशा अल्लाह खां इंशा, शेख कलंदर बख्श जुरअत, हैदर अली आतिश और शेख इमाम बख्श नासिक शामिल हैं। आपको आतिश और नासिक का नाम तो याद रहना ज़रूरी है, दबिस्तान लखनऊ के सबसे अहम शायर हैं। सवाल नंबर 51, साबिका और लाहिका की तारीफ़ लिखें और 2-2 मिसालें दें। साबिके यानी उपसर्ग, साबिका कैसे कहते हैं? उपसर्ग को। साबिका, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ दिया जाए उसे साबिका कहते हैं। मिसाल, कार के शुरू में बे जोड़ने पर बेकार होता है, तो बे क्या कहलाएगा? बे कहलाएगा साबिका। क्या कहलाएगा? साबिका। जैसे बे से बनने वाला क्या है? बे से बना बेवफा, बेशरम, बेइज्जत। अगर इसका सबका बे बे हटा दिए जाए तो उनका तो भी मतलब निकलता है। वफ़ा का मतलब होता है निभाना, वफ़ादार है ना, और शर्म भी होता है, इज़्ज़त भी होता है। लेकिन बेवफ़ा जिसमें वफ़ा नहीं हो, बेशरम जिसमें शर्म नहीं हो, बेइज्जत जिसमें इज़्ज़त नहीं हो, जो इज़्ज़त वाला नहीं हो, तो बे लगाने से चीज़ हट जाती है। तो बे लगाना क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। ऐसे एक उपसर्ग है, ऐसा ही साबिका है ना। क्या है? ना। ना से बना नापाक, नालायक, ना उम्मीद, ना समझ। अब ना से आप कुछ भी वर्ड दूसरे बना सकते हैं। अब है प्रत्यय, जिसे कहते हैं लाहिका। क्या कहते हैं? लाहिका। लाहिका, किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो उसे लाहिका कहते हैं। मिसाल, शान के आखिर में दार जोड़ने पर शानदार होता है। ये वीडियो बहुत शानदार है, आपको पता है, ठीक है। शान के आखिर में क्या लगाएंगे? दार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शानदार हो जाएगा। नोट, इस तरह लफ्ज़ के आखिर में जोड़ने वाले लफ्ज़ों को लाहिका कहते हैं। अब किसी लफ्ज़ के आखिर में खाना लगाना है तो पागल खाना, कारखाना, कुतुब खाना, ठीक है, जहाँ पर भी खाना हो, छापा खाना। खाना लगाते हुए क्या हो जाएगा? वर्ड जगह का संबोधन कराती है। एक होता है गरी, जैसे नेतागिरी, दादागिरी, चमचागिरी, ये सब गरी गरी। आप गरी हटा देंगे तो दूसरे लफ्ज़ का मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें कोई नया वर्ड जोड़ दें जिस वर्ड का मतलब ही ना हो। गरी का मतलब नहीं, लेकिन गरी से जुड़ने वाला वर्ड मतलब होना चाहिए। नेता से बना नेतागिरी, दादा से बना दादागिरी, चमचा से बना चमचागिरी, ठीक है। सवाल नंबर 52, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास एक दरख्वास्त लिखें जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ करने का जिक्र हो। जवाब क्या लिखेंगे? बखिदमत जनाब डायरेक्टर साहब या बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। मैंने डायरेक्टर लिखा है, क्यों? क्योंकि ऊपर हेडमास्टर लिखा है। आपको हेडमास्टर लिखना है। डायरेक्टर भी आता है कभी कभी, इसलिए मैंने डायरेक्टर भी लिखना बताया है, ताकि डायरेक्टर अगर वर्ड आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है, हेडमास्टर आ जाए तो ऐसे लिखना है, ठीक है। चेंज कर दिया मैंने इसको। मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दशहरा मैदान, कोटा, राजस्थान। अब आप किसी का दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, राजस्थान की जगह कुछ और लिख दें, और कोई भी स्कूल का नाम लिख के आप आगे एड्रेस में अली बे जीम लिख देंगे तो भी चलेगा। बाबत फ़ीस माफ़ी के लिए आगे क्या लिखेंगे? जनाब मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि मेरे वालिदैन की आमदनी इस कदर नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस अदा कर सकें, और ना वो इस लायक हैं कि मेरी किताबों, कापियों, कलम और स्कूल की ख़ास पोशाक का खर्च बर्दाश्त कर सकें। लेकिन मुझे तालीम हासिल करने की बड़ी ख्वाहिश है। मेरे वालिदैन की मुफलिसी और तंगदस्ती को देखते हुए मेरी फ़ीस माफ़ फरमाएँ और मेरे लिए दूसरी तालीमी चीज़ें भी मुहैया कराएँ। मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा और मैं तालीम हासिल करने में कामयाब हो सकूँगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएंगे। इसके अलावा 2-4 बातें आपको भी ऐड करनी हो तो आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। बाद में लिखेंगे शुक्रिया, मुअर्रिखा, तारीख़ लिख के तारीख़ लगा देंगे। आपका फरमाबरदार शागिर्द, नाम मोहम्मद अरमान, दर्जा दहम, 10वीं क्लास में दहम। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या होता है? पेपर कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये तो एक पेपर आया है मॉडल चार्ट के तौर पर, अगर दूसरा पेपर भी आया तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर वीडियो देखने में तो बहुत टाइम ख़राब होता है, मामला बहुत देर तक चल जाता है। आपको सुनने वाली बात क्या है वो सुनिए, समझिए। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 व्यू आ जाएंगे, सिर्फ 1000, ज़्यादा नहीं, कितने, 1000 व्यू आ जाएंगे, ये फाइल जो PDF फाइल आपको नज़र आ रही है बच्चों,
ये फ़ाइल टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से उस फाइल को 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ लीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ़ाइल ले सकते हैं। लेकिन फ़ाइल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इस वीडियो पर 1000 व्यू लेकर नहीं आएंगे। 1000 व्यू कैसे लेकर आने हैं, आपको अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। जितने भी झारखंड के उर्दू के ग्रुप हैं सभी में वीडियो को शेयर कर देना है। जो भी देखेंगे जैसे 1000 व्यू हो जाएंगे उसी दिन हाथों हाथ उसी टाइम बिना वक्त ज़ाया किए ये फ़ाइल वहाँ पर डाल दी जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये लिखा है SK एड्यूविज़न, स्पेलिंग लिखी है SKEDUVISION। इसके आगे आपको लिखना है फैमिली, FAMILY। SK एड्यूविज़न फैमिली टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। आपको उसे ज्वाइन करना है, वहीं से फाइल लेनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट पेपर के लिए आप तैयारी कीजिए। अगर पेपर आता है तो बहुत जल्द आपको उसको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।